Yes, so hello students, welcome back to your own channel that is दुनियाल ट्यूटोरियल्स। एंड आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, बेसिकली लास्ट जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट इज़ द बेसिक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसकी, जो इलेक्ट्रिसिटी का मूलभूत है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन टिका हुआ है, दैट इज़ योर ओम्स लॉ। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ, ओम्स भाई साहब ने ही दिया था। और ओम्स लॉ आपका क्या कहता है बेसिकली, तो उसके अंदर जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज आपके क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो सीरीज़ में कनेक्शन कैसे लगता है वो, पैरेलल में कनेक्शन कैसे लगता है वो, और आपका ओम्स लॉ। और तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने बात करी है सबसे पहले किसकी, ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ हमारा बेसिकली क्या है, देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये कहता है कौन, हमारा ओम्स लॉ। अब इसके बाद अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा या प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो वो वहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस हम करवा देते हैं, जो कि क्या होता है R, और साथ में I आ गया तो इसको हम क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू I R। तो ये होता है आपका ओम्स लॉ, जो ये फॉर्मूला हमारा है। और R यहाँ पे क्या है आपका, तो R हो गया है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई आर हमारा ये बेसिक फॉर्मूला है ओम्स लॉ के अंदर। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन आप सिंपल देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, हर बार ही कहता हूं कि डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हैं कि V क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट में हम बात करते हैं उसकी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब देखो, कंडक्टर है तो कंडक्टर की अपने आप में परिभाषा क्या होती है कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, या फिर जिसके थ्रू मतलब जो कंडक्ट कर रहा है चीज़ें वही तो कंडक्टर होगा ना। तो इसका मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। और कंडक्टर भी कैसा, अगर आप चाहो तो और स्पेसिफिक आप वहाँ पे कर सकते हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the current flowing through the circuit। ठीक है, तो क्या कहते हैं पोटेंशियल आपका ओम्स लॉ, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, ये हमारा किसका डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, पर्टिकुलरली ओम्स लॉ के लिए। और ओम्स लॉ के अंदर अगर हमारा V और I के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा उसमें, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में हो गया है, ये करंट है, तो हमें हमेशा एक ग्राफ मिलेगा, एक स्लोप हमें इस तरह से वहाँ पे मिलेगा। मतलब कि सपोज़ कीजिए अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने थे, यहाँ पे भी थे, तो वो पॉइंट यहाँ पे इस तरह से आएगा, जिसको हम मैच कराते हुए चलते हैं, जैसे ग्राफ में होता ही है। तो ये पॉइंट आपस में जब हम ज्वाइन कराते हैं तो एक डायरेक्टली हमें सीधी सीधी वहाँ पे लाइन मिलेगी। तो ये कौन सा केस है कि जो ये यहाँ पे हमें दिख रही है जो V और I के बीच में, ये किसके बराबर होती है, दैट इज़ इक्वल्स टू R। तो V इक्वल्स टू I R, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं इसमें, हालांकि इस साल वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद फिर R यहाँ पे आया है, तो R की अब हमें बात करनी पड़ेगी कि R ये क्या है। तो प्रोपोर्शनल जो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने लगाई है R, बेसिकली वो क्या है। अब आ जाते हैं हम R पे। तो R देखो क्या होगा, R होती है रेजिस्टेंस, जिसकी SI यूनिट होती है ओम। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है इसकी,
ओन बच्चे से बोलते हैं कि ये क्या हेडफोन बना दिया है जो मैंने अभी गले में लगा भी रखा है ना। तो ये इसका नोटेशन होता है, इसको हम डिनोट इससे ही करेंगे ओम से, या आप चाहे तो OHM ओम भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर है जो क्या करती है। उस पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 9th क्लास पे ले जाना चाहूँगा। मोशन चैप्टर के अंदर मोशन चैप्टर के अंदर आपने स्पेसिफिकली एक चीज़ पढ़ी होगी, फ्रिक्शन। अब हालांकि देखो लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं गए पे थे, जा पाए हैं, जिनके 9th के कंसेप्ट भी थोड़े से इधर उधर हो रखे हैं। ये बात, ये नेचुरल फैक्ट है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मोशन के अंदर, ऐसा आपको पता होना चाहिए था ये चीज़ कि फ्रिक्शन क्या है। तो मोशन के अंदर क्या है, बेसिकली जो चीज़, अगर मेरे पास एक बॉल थी, बॉल मैंने सिंपल सी एक इस तरह से रोल डाउन कर दी है किसी भी फ्लोर पे, जो कि एक स्ट्रेट फ्लोर था, मतलब कि उसमें ढाल कहीं पे नहीं था। तो उस केस में क्या होगा कि एक समय के बाद वो बॉल रुक जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आप हम जो अपने व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, तो जो हम ब्रेक्स लगाते हैं, तो ब्रेक कुछ समय के बाद हमें वो चेंज कराने पड़ जाते हैं, राइट। तो वो क्यों कराने पड़ जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न फ्रिक्शन होता है। और अब आ जाते हैं वापस बॉल पे। तो जो बॉल हमने लुढ़काई है या इस तरह से जो आगे गया और आगे जाके रुक गया, तो ये क्यों रुका है, दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब कि जो मोशन को अपोज कर रहा है, आगे बढ़ती हुई चीज़ को रोक रहा है आगे जाने से, वो फ्रिक्शन होता है। अब मोशन से हट के अगर हम आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें पता है एक कंडक्टर के थ्रू क्या फ्लो हो रहे होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो रोकने का काम करेगा, जो उन्हें बोलेगा कि भैया थोड़ा आराम से चलो, इतना भी ज़्यादा कहाँ भागे जा रहे हो, रुक जाओ, थोड़ा सांस ले लो, तो वो वाला जो रोकने का काम यहाँ पे कर रहा है, वो होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर में बेसिकली जो अपोज कर रहा है करंट को आगे बढ़ने से या फिर इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट हमने डिस्कस कर ली है, ओम। और ये या तो आप इसको OHM डायरेक्ट लिख के भी डिनोट कर सकते हैं। और इसके बेस पे आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या फिर करंट को आगे बढ़ने से रोक रहा है, वही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस आई होप कि आपको क्लियर अब हो गया होगा। और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, तो हमें पता है V = IR। तो R यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो वो हो जाएगा V/I। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं करंट से डिवाइड करा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू रेजिस्टेंस की आ जाएगी। ठीक है। अब रेजिस्टेंस हो गया जी। अब रेजिस्टेंस के बाद आ जाते हैं हम रियोस्टेट पे। रियोस्टेट होता कैसा है, तो इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं हम लोग, या फिर कुछ बुक्स में इस तरह से भी होता है। ठीक है। तो दोनों ही आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियोस्टेट को, RHEOSTAT। स्टैट है, स्टैट मतलब क्या होता है, स्टैटिक। स्टैट मतलब क्या होता है, रुकना। और रियोस्टेट मतलब कि रेजिस्टेंस से वो नाम उसका बना रखा है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का यहाँ पे बेसिकली काम क्या है, या क्या है रियोस्टेट, तो ये एक डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस में हमें हेल्प करेगा। जो अभी हमने पढ़ा था कि वो रोकता है करंट को आगे बढ़ने से। तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम अपने अकॉर्डिंगली करंट को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है। तो जी किस तरह से, तो देखो आप सबके घर में फ़ैन होंगे, ठीक है। और फ़ैन को ठीक है, फ़ैन अगर हमारे पास है, तो फ़ैन की वजह से क्या होता है, देखो उसमें हमारे पास जो एक रेगुलेटर जैसे आप बोलते हो, एक नॉब होती है बेसिकली हमारे पास, और उस नॉब के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, करंट को बढ़ा घटा सकते हैं। जिस वजह से क्या है कि फ़ैन जो हमारे अकॉर्डिंगली फिर वो चलेगा। हमारी मर्ज़ी है कि हम उसे हल्का चलाना चाहते हैं या उसे फुल स्पीड पे चलाना चाहते हैं, मतलब कि 5 पे उसे चलाना चाहते हैं। तो वो क्यों हो पा रहा है, वो इसी डिवाइस की वजह से हो पा रहा है, जिसमें कि हम बढ़ा घटा रहे हैं करंट को। और
अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि अगर करंट के साथ छेड़छाड़ हम करेंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क पड़ेगा? तो नहीं, ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर मतलब अगर आपने घरों में अपने फ़ैन से करंट को बढ़ाया घटाया, टॉर्क मिला फ़ैन को, जो मतलब ऊर्जा मिली जिस वजह से वो टॉर्क उसको मिला, उसके वजह से वो घूमने लगा, तो उसमें बेसिकली जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ये सारी चीज़ें करने की वजह से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका गारंटीड क्वेश्चन मान के चलो बोर्ड्स में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो वो कौन सा होता है आपका कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, on what factors does the resistance of the conductor depends। ऐसे कौन कौन से कारण हैं या फैक्टर्स हैं जिस पे कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी किसी भी कंडक्टर की? तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, इसको भी याद करने के लिए मैं पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि R इज़ इक्वल्स टू रो L बाय A। ये मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया जी। ये क्या है, इससे हमें थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि कौन कौन से वो फैक्टर होंगे जिस पे कि कंडक्टर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कंडक्टर डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है रो क्या है, अभी आपको ये अनक्लियर रहेगा कि मतलब कि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपके पास नई चीज़ इंट्रोड्यूस एकदम से मैंने कर दी है। अभी आ जाते हैं एल पे। एल क्या होता है? लेंथ। ए क्या होता है? एरिया। ठीक, तो दो फैक्टर्स तो ये हो गए कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एरिया। एक फैक्टर और हम डिस्कस इसमें कर लेते हैं कि जो मटेरियल है कंडक्टर का वो किसका बना हुआ है, उस पर भी थोड़ा बहुत वो निर्भर करेगा। अगर कॉपर या एल्यूमिनियम होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं ये। उसके बाद बाकी जो मेटल्स आ जाएंगे वो उतने अच्छे कंडक्टर होते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए तो हम घर में जो वायरिंग होती है कौन सी यूज़ करी होती है हमारी, या तो कॉपर की या तो एल्यूमिनियम की। वैसे कॉपर ही अब ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, है ना। अब आ जाते हैं वापस इस पर। मैंने ये क्या लिखा था, तो ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सबसे पहले कि वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे जी? इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। डाटा केबल हम सबके पास होती है, या मतलब जैसे आप मोबाइल अपना चार्ज करते होंगे, तो अगर जिसके मोबाइल को चार्ज करने के लिए केबल बहुत ज़्यादा लंबी है तो लंबी वायर में ज़्यादा टाइम लगता है बजाय कि छोटी वायर के, क्योंकि ज़्यादा देखो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी तो उसका मतलब जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, करंट को रोकने वाली चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब जब बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ उसमें चार्ज हम कर रहे हैं वो देर से होगा। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस के साथ क्या बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। दूसरा, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। या आपका सिलेंड्रिकल वायर भी हो सकती है या फिर सर्कुलर, किसी भी पर्टिकुलरली किसी सर्किट में वो आपसे ये निकलवा सकता है या पूछ सकता है। तो ये क्या हो गया, मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा है तो R लो हो जाएगा, और अगर एरिया कम है तो R ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर ज़्यादा एरिया की हम बात करें, ज़्यादा एरिया में रेजिस्टेंस कम लगता है और कम एरिया में रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, उल्टा हो जाता है इस केस में। अब इन दोनों को कंपेयर जब हम करते हैं तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और अपॉन में क्या आ गया, इन्वर्सली वाला, दैट इज़ A। अब फिर से वही, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि ये था जिसको हम बोलते हैं रो।
जिसको हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो रो L/A ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला हो गया है। अब रो क्या होता है? रो होती है जी हमारे पास रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। रियोस्टेट क्या था? एक डिवाइस था जिससे हम बढ़ा घटा सकते थे करंट को, जो जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट रहता था। और अब रो हमारे पास आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? एक ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि किसकी वजह से आता है? वायर की वजह से आता है। ठीक है, तो एक ऐसा रेजिस्टेंस जो पर्टिकुलरली उस वायर पे लग रहा है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली उसका एरिया जो भी रहेगा, तो वहाँ पे वो जो उसकी रुकावट है उसको नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसको सिंबल इस तरह से शेप हम शो करेंगे, और वो क्या होती है? आपकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का देखो SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट हमें पता होनी चाहिए। कई बार होता है रेजिस्टिविटी ही पूछ लेता है, R गिवन होता है, एरिया गिवन होता है, लेंथ वो दे देता है, या फिर एरिया के रिस्पेक्ट में खाली रेडियस दे देगा, वहाँ पे आपको सर्कुलर वायर बोल देगा, तो πr² आपका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो तो खैर न्यूमेरिकल्स जो हम इसमें लेंगे तो तब आपको बता ही दूंगा अच्छे से। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आज की वीडियो में हम मोटर कवर कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है, और क्योंकि आप ही बोलते हैं कि 15 मिनट्स से ज़्यादा लंबे लेक्चर्स हम नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि शॉर्ट रखूँ, बट आज वाला शायद ज़्यादा लंबा हो जाए। तो रेजिस्टिविटी ये हो गया है, रेजिस्टेंस ये हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें इसकी SI यूनिट पे आ जाते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टिविटी की हमें नहीं पता, लेंथ किस में हम लेंगे? मीटर में। एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर हो गया कैंसिल। तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या हो गई? ओम। ये मीटर यहाँ गया क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, तो ओम इंटू मीटर मतलब कि क्या हो जाएगी? ओम मीटर हो जाएगी हमारे पास रेजिस्टिविटी की SI यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया? और कौन सा मटेरियल है, क्या है क्या नहीं है, इससे उसको रेजिस्टिविटी को मतलब नहीं होता है। जो भी चीज़ लेके हम अपना चीज़ें कर रहे होंगे तो उसमें जो भी रुकावट लग रही होगी वो हम उसको रेजिस्टिविटी से नोट डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया है? बेसिकली एक मेजर ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अब हम बात कर देते हैं रेजिस्टेंस की। किस में? 2 टाइप से होता है ये, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज़ को ही लेके चलेंगे। तो सीरीज़ पे आ जाते हैं, रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज़ में, और क्या कहते हैं इसे? कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम, भी स्टार्टिंग अभी करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन से ही। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले एक बनेगा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपका इन जनरल आप NCERT में भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ही बना होगा। R1, R2, R3 3 ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, और इसको हम जनरेट कर देंगे, एक यहाँ पे एमीटर लगा देंगे, यहाँ पे एक बैटरी दे देंगे, यहाँ पे एक की लगा दी, और इसको यहाँ पे इस तरह से हमने क्या कर दिया? जॉइन यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस हमने लगा दिए किसी एक सर्किट में, जो कि एक के आगे एक हमें लगे हुए दिख रहे हैं। तो जब भी ये एक के आगे एक लगे हुए दिखेंगे तो इसका मतलब वो सीरीज़ है। अब इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला वो आया कैसे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस, इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? तो R1 + R2 + R3 होगा इस डायग्राम के लिए। अगर ऐसे करते करते बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं अप टू Rn, तो उस केस में ये Rn तक हमारा चले जाता फॉर्मूला, या फिर जितनी भी यूनिट्स हमारे पास होंगी, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, उस सब की हमें रेजिस्टेंस ऐड अप करके टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है R = R1 + R2 + R3। अब देखो, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले आ गए, स्कूल में भी यही पढ़ते हैं, हर जगह यही पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो R1, R2, R3 हैं, ये क्या है, कहाँ से आए, या हम मतलब क्यों इसे डायरेक्टली ऐसे पढ़े? तो देखो उसके पीछे के कारण पे आ जाएंगे। कारण क्या है? सिंपल सा, देखो सर्किट तो है, हमारे घर में भी होते हैं लगे हुए सर्किट्स हैं, MCBs हैं, सारी चीज़ें हैं, तभी तो हम लोग सारी चीज़ें एंजॉय अच्छे से कर पा रहे हैं, बिना किसी भी रुकावट के, बिना किसी भी दिक्कत के, बिना किसी भी शॉर्ट सर्किट के।
तो अब यहाँ पे R1 R2 R3 का जो फॉर्मूला था बेसिकली वो कैसे निकला है, तो वो सबसे पहले अभी हमने स्टार्टिंग में वीडियो में क्या पढ़ लिया है, V इक्वल्स टू आई आर। क्या था ये, ओम्स लॉ था, ठीक है। ये ओम्स भाई साहब ने हमें एक लॉ दे रखा है, V इक्वल्स टू आई आर। अब अगर मैं बात करूँ सिर्फ इसकी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए इस पर्टिकुलरली इस सर्किट में। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट कर देंगे V से, और पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना होगा, जितना इस पे होगा वो प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, यही होना चाहिए, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं, ठीक। अब V इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई आर, तो ये हो गया आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई आर 1, इसका क्या हो जाएगा आई आर 2, इसका क्या हो जाएगा आई आर 3। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करोगे कि आपने R1 R2 R3 लिख दिए, यहाँ पे आई आर लिख दिया, आर कैसा वाला लिख दिया, इफेक्टिव लिख दिया, मतलब कि टोटल जो हम निकालने की बात कर रहे हैं उसकी। और आई में आपने I1 I2 I3 क्यों नहीं करा, क्यों, वो इसलिए नहीं करा क्योंकि जब भी हम सीरीज़ की बात करेंगे तो आई हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा जो कि इस बैटरी से हमें मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद जब यहाँ से मैं निकालूंगा आई को कॉमन, तो आई आ गया बाहर, अंदर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर हमारे पास क्या था आई और R इफेक्टिव मतलब R टोटल, आई से ये वाला आई कैंसिल, तो इसलिए R इफेक्टिव मतलब R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से निकलता है हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे नीचे दिख ही नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ। अभी तक आपने सुना हो सिर्फ, अब देख भी लीजिए इसको दोबारा कि ये बेसिकली क्या हो रखा है। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, यहाँ पे आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3। आई कांस्टेंट था, आई बाहर आ गया, इसलिए उसमें 1 2 3 का केस नहीं आया है, ठीक। आई से आई कैंसिल, तो R इफेक्टिव मतलब R टोटल वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास सीरीज़ का कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद जल्दी से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं और उस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देखो पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा आसान है। आसान किस तरह से, सबसे पहले देखो क्या लगाएंगे हम, पैरेलल, ठीक। 1 2 3। सबसे पहले मैंने R1 R2 R3 लगा दिए रेजिस्टेंस, इसको अब मैंने कनेक्ट कर दिया किसी भी एक बैटरी से, और यहाँ पे मैंने क्या दे दी है, की दे दी है, ठीक। अब करंट कहाँ से फ्लो करेगा जी, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से। अब इन तीनों में बटेगा, तो जिस वजह से 3 में करंट बढ़ जाएगा, इसका मतलब इस बार करंट हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्लियर है। इसका मतलब इस बार आई में हम क्या रखेंगे, I1 I2 I3 रखेंगे, और इस केस में हम क्या करेंगे, करंट को ही लेते हुए चलेंगे, करंट को कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारा रेजिस्टेंस की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, आई इफेक्टिव लिख लेते हैं इसे, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, मतलब I इक्वल्स टू V अपॉन R। आई क्या था, V अपॉन R। इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो V को हम रख देंगे यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में आपका कांस्टेंट होता है। तो V आपका कांस्टेंट हो गया है, R आपका इफेक्टिव करके लिख देते हैं 1 अपॉन R1, मतलब V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब फिर से देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैं V कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं V कॉमन निकालता हूँ तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा V अपॉन R इफेक्टिव। V से V कैंसिल, इसका मतलब 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर ज़्यादा होते तो अप टू वो Rn तक इस तरह से चले जाता।
तो ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर उसका फॉर्मूला। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, ये आपको पता भी होना चाहिए और आना ही आना चाहिए। ठीक है, और हाँ एक चीज़, अगर इफ़ सपोज हमें यहाँ वैल्यू दे रखी होती 1 1 1 या 2 2 या कुछ भी, तो मैं अभी 1 1 1 लेके चल रहा हूँ जिससे आपको ईजिली बता सकूँ कुछ चीज़। वो क्या है कि 1/1 मतलब अगर हमें 1/r निकालना हुआ इसमें इफेक्टिव कि कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/1 + 1/1 + 1/1। इसका मतलब इसे कैसे हम लिख देंगे 3/1 ये है क्योंकि नीचे एलसीएम तो 1 रहेगा, लेकिन ये क्या है 1/r इफेक्टिव है। तो 1/r हमारे पास अगर ये निकल के आया है तो इसको हम आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें इसको लास्ट में आंसर किस तरह से लिखना पड़ेगा कि r इफेक्टिव कितना था, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 क्या ओम, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की ओम। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को, और ये था उसका फॉर्मूला। सो आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स अभी के लिए क्लियर हो गए होंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हम लोग बात करेंगे पावर की, इलेक्ट्रिसिटी जो हाउस होल्ड में हमारा होता है, और आपकी इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे, अगर सिलेबस में नहीं हुआ तो फिर अभी हम उसको नहीं कराएंगे, उसको आगे के लिए रख देंगे नेक्स्ट सेशन के बच्चों के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए। तो और हाँ 5 तारीख को आपका जो अब नेक्स्ट जो है मतलब कल पेपर है आपका मैथमेटिक्स का, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बच्चों को पता नहीं क्यों इतना डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा होता है, सिंपल तरीका है करने का। अगर आप पैटर्न टू पैटर्न चलेंगे मतलब फॉर्मूला वाइज कि किस तरह से किया, तो वो इजी है, ऐसा कुछ उसमें डरने वाली बात नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस एज वेल, एंड देन आफ्टर दैट सीकिंग टूवर्ड्स द साइंस एग्जाम्स स्पेशली फॉर द CBSE बोर्ड। सो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।